हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आई क्यू आरएम प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग ओवर कर चुके हैं और आज की क्लास में जो एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं वो है क्लास 7 की एनसीईआरटी। और जो टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर 1 इक्वालिटी। आपको पता है हमारी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे पॉलिटी मैं ले रहा हूं और हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो ले रहे हैं वो प्रशांत सर ले रहे हैं, और बाद में आगे जाके ज्योग्राफी भी हमारे बीच में ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो यूपीएससी 2028 टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2026 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पेपर देने वाले हैं और या 2027 में पेपर देने वाले हैं, वो ऐसा सोचेंगे क्या सर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक बेस है। अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाह रहे हो तो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नींव आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो कहां से होगी? वो होगी एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी सीरीज कहां चल रही है? स्टडी आईक्यू आरंभ पे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं भाई आज का चैप्टर इक्वालिटी, यानी समानता। क्या देखी जाती है? अगर मैं आप में से पूछूं, शहरी वाले लोगों से पूछता हूं, अगर जो सिटी में रह रहे हैं उनसे पूछता हूं भाई इक्वालिटी देखी जा रही है क्या, समानता देखी जा रही है, तो बोलेंगे हां सर कहीं हद तक तो देखी जा रही है। वही क्वेश्चन अगर मैं गरीब से पूछूं जो गांव में रह रहा है और ये क्लास देख रहा है, तो वो बोलेगा नहीं सर यहां नहीं देखी जा रही। आज भी तुम अमीर हो, हम गरीब हैं। तुम्हारे घर में 4 वक्त की रोटी मिलती है, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। तुम्हें एजुकेशन मिल रही है अच्छे इंस्टीट्यूट में, लेकिन हमारे पास सरकारी स्कूल में भी हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे, हमें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। हमारे फादर या है या फिर रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे। इक्वालिटी होता क्या है? समानता कब देखी जाती है? समानता तब देखी जाती है, इक्वालिटी तब देखी जाती है जब हर एक इंसान को बराबर रिसोर्सेज मिले और बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। और वो हर जगह हर जगह। अगर एक स्कीम है या सरकार ने एक स्कीम निकाली है तो वो सबके लिए होनी चाहिए। वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर जेंडर के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। वो सबके लिए होनी चाहिए। वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हो रही है या फिर सरकारी पेपर निकाले जाते हैं, उसमें हर एक इंसान वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, तब आती है वो इक्वालिटी। लेकिन आज भी इनइक्वालिटी देखी जाती है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी यहां पर देखी जाती है। और हमारी कैसी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो किंग है यहां पे वो जनता है। लेकिन स्टिल जनता को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है। या तो किसी की कास्ट दलित कास्ट है, कोई ऊपर वाली कास्ट पर है तो वो सुप्रीम है, वो हर एक चीज अपनी मनवा सकता है, वो रूल करेगा, एक तरीके से बोलेगा कि दलित है, अनटचेबल है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा लोगों को, और वो देखा जा रहा है। किंग जो है, जो हम लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, यानी लोगों का अधिकार, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो देश चलाते हैं। देश चला रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं फिर भी इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बावजूद। एक स्टोरी समझ लेते हैं। ये एक स्टोरी है जहां पे मंजीत कौर जी एक टीचर हैं, जहां पे तेजा जी एक ट्रेडर हैं, जहां पे गिरीश राव एक स्टूडेंट है, कांता देवी जहां डोमेस्टिक वर्कर हैं, और सुजाता कुमारी वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। और ये लोग जो सब लोग जा रहे हैं, जो सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो वोट देने जा रहे हैं। आपको पता है डेमोक्रेसी है, यानी कि हर एक इंसान अपनी रिप्रेजेंटेटिव जो चुनेगा उसको वोट देगा, यानी वोट का अधिकार तो सबको है। अब ये लाइन खड़े हैं वोटिंग की देने के लिए, जहां पर ये जो हैं और ये जो हैं, ठीक है ना, कांता और सुजाता, ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, एक साहब के घर पे काम करती हैं। साहब के घर पे काम करती हैं। उन्होंने बोला कि साहब आज वोटिंग डे है, आज वोट देने जाना है, और मैं चाह रही हूं मेरे जो एरिया से कोई भी अगर चुन के जाए तो वो हमारी एरिया को डेवलप करे, उसको साफ सुथरा रखे, हमारे लिए कुछ सोचे, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सोचे। वहीं साहब बोलते हैं कि नहीं भाई, आज ये काम खत्म करके तुम्हें कुछ जाना है, उससे पहले तुम नहीं जा पाओगे। लाइन में खड़े हैं सब लोग, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कुछ हो, यहां पर तो इक्वालिटी देखी जा रही है लाइन में। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या इक्वालिटी देखी जा रही है? तो नहीं देखी जा रही। उसका कहीं ना कहीं वोट देने का अधिकार भी छीना जा रहा है एक अमीर इंसान के द्वारा। और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है रिच एंड पुअर की कहानी, ठीक है ना। रिच एंड पुअर की कहानी है, राइट सबके पास है वोट देने का, राइट सबके पास है वोट देने का। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि भैया तुम तो कम एजुकेटेड हो, तुम वोट देने तुम वोट नहीं दे सकते हो। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया है और भी कंट्रीज हैं, चाहे आप एडल्ट हो, नहीं आप जो एडल्ट हो,
आप में इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी कास्ट से हो, आपकी एजुकेशन कुछ भी हो, आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप जिस जगह आपने जन्म लिया यानी प्लेस ऑफ बर्थ आपका है, वो सारी चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग, यू हैव द राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग आपको मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है हर एक इंसान, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एडल्ट का मतलब होता है जिसकी एज 18 प्लस हो गई हो, और फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। इनके पास अधिकार होता है कि ये लोग जाएंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। ठीक है, ये पूरा जो था आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि एक इक्वालिटी तो है। ये आइडिया ही इस पर बेस है, ये आइडिया ही इक्वालिटी पर बेस है। ठीक है, ये कोई अधिकार नहीं छीन सकता। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, चलो छोटी सी बाहर जाके आपको एक चीज बताता हूं, तो वो बाद में भी आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है ये जो 18 साल एज है, ये पहले 21 साल हुआ करती थी, ये पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, जहां पर 21 साल से ऊपर वाला जो इंसान है, ठीक है ना, अपर एज का जो इंसान है, 21 प्लस एज का जो इंसान है, उसके पास ये अधिकार रहता था वोट देने का। हमने सोचा यार हम लोग इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बता रहा हूं, हम लोग इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, बाहर देश में भी 18 प्लस वाले एडल्ट को यह अधिकार दिया गया है, तो भारत इतना पीछे कहां है, हमें भी अधिकार देना पड़ेगा जो 18 प्लस एडल्ट्स हैं। फिर उसके बाद अब जब भी संविधान में, हमारा जो भारत की किताब है, संविधान है, जो लॉ बुक है, जिसने सबको क्या क्या कार्य करना है, सरकार को क्या कार्य करना है, उसके क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की क्या पावर है, हम लोगों के क्या मौलिक अधिकार है, वो सब उस किताब में लिखा है। और उस किताब का नाम है संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। उसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको संशोधन करना पड़ता है, यानी अमेंडमेंट करना पड़ता है। अब पहले एज थी 21 प्लस, अब हमने एज कितनी कम कर दी, 18 प्लस कर दी, यानी अमेंडमेंट हुआ। तो उस वो अमेंडमेंट पर्टिकुलर नंबर्स पे चलता है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के दौरान में हुआ था, यानी 60 अमेंडमेंट, संशोधन ऑलरेडी संविधान में हो चुके थे। ये 61st अमेंडमेंट था, और ये कौन से साल में करा गया था, 1988 साल में करा गया था, जहां पर 21 साल जो एज है वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई थी, 18 प्लस हो गई थी। ठीक है, ये आउट ऑफ जाके मैंने बताया चलो ठीक है, ठीक है, सबके पास वोट है, अधिकार है वोट देने का, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी देखी जाती है। इनइक्वालिटी अभी भी देखी जाती है। इनइक्वालिटी का सबसे मेन पर्सपेक्टिव, जो सबसे मेन चीज है, वो है कास्ट सिस्टम, जो आज भी चलती है। मर्डर होते हैं कास्ट के बेसिस पर हो जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते हो आप लोग। तुम दलित हो, ब्रोकन हो, स्कैटर्ड हो, अनटचेबल हो, तुम तो स्वीपर हो, तुम्हारा तो यही काम है। हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा काम है योद्धा, यानी वॉर लड़ना। ये तो जितनी भी सारी चीजें ना, ये सब कास्ट है, और कास्ट के बेसिस पर होती है इनइक्वालिटी, कि तुम नीचे बैठ के खाना खाओगे, हम ऊपर बैठ के खाना खाएंगे, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ोगे, हम बिजनेस करेंगे और तुम सामान बेचोगे, हम जहां बड़े घर में या बंगलों में बैठेंगे और तुम वहां पर आके हमारी ड्रेनेज साफ करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कास्ट अछूत है, तुम अनटचेबल्स हो। और यही अनटचेबल्स का जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके लिए कानून बनाया गया था, हमारा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। एक बार बोल कर तो देखो, अब आज की डेट में अनटचेबल्स, अछूत, जहां पे तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जहां पर तुम लोगों को एंटर नहीं करने दे रहे हो, शॉप्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, या फिर टेंपल्स के अंदर, बवाल हो जाएगा, जेल में अलग जाओगे आप ठीक है। जैसे कुछ कास्ट हम लोग देख लेते हैं, दलित कास्ट हो गई, दलित कास्ट जिसको हम लोग ब्रोकन और स्कैटर्ड कहते हैं, इसको एक टर्म भी यूज करते हैं हम लोग, अनटचेबल, यानी अछूत, जहां पे झूठा होती थी, ये होती थी झूठा, कि जहां पर इंसान को खाना तब मिलता था और वो झूठा खाना मिलता था। हां, आपने सही सुना, झूठा खाना, जहां पर जो बड़े घर के जो आदमी रहते थे वो अपना खाना नीचे रख देते थे, या फिर जो बचा हुआ है, हमारा पेट भर गया, ठीक है भाई तुम लोग खा लो, उनका झूठा हुआ खाना ये लोग खाते थे। एक इंसान था, ठीक है। इनइक्वालिटी का तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जहां पर तुम इनइक्वालिटी देखोगे कास्ट बेस पर। एक इंसान था, ठीक है ना, वाल्मीकि, उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम था झूठा, ठीक है। वो अनटचेबल था, दलित था, एक तरीके से नीचे जात वाला वो इंसान था, लोअर कास्ट था, स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में भी उसको पीछे वाली सीट पे बिठाते थे, टीचर्स आते थे बेमतलब का उसको मारते थे,
उस बच्चे जहां पर अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर्स कहते थे, स्टाफ मेंबर्स कहते थे प्लेग्राउंड में जाओ और वो साफ करो। बुरा तो लगेगा कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन सही से अपॉर्चुनिटी भी वो उसको ग्रेस्प करने की पावर मुझको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मेरी कास्ट ये है, क्योंकि मेरी कास्ट ये है। कास्ट सिर्फ कास्ट तो ये देखी जाती है, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है ना, कास्ट तो देखी जाती है, लेकिन कलर जहां पे आगे मैं बताऊंगा, गोरे हो तुम काले हो, रिलीजन तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, रेस हो गया, जेंडर हो गया, औरत है क्या ही करेगी, जितने भी ये सारी चीजें हैं। अब जब वो जो लड़का था ग्राउंड में भाई झाड़ू लगा रहा है, पसीने, उसको डांट पड़ रही है जहां पे वो बच्चों को देख रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं यार क्लास में जाके, और मैं यहां पे झाड़ू लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी कास्ट नीचे। जब ऐसी इनइक्वालिटी देखी जाती है किसी भी पर्सपेक्टिव से, जब ऐसी इनइक्वालिटी होती है, पक्षपात होता है, तो डिग्निटी पर तो बात आती है, गरिमा मर्यादा पर तो बात आती है। और यही हुई थी जब उस बच्चे के फादर ने स्कूल बाउंड्री से देख लिया तो उसका बच्चा क्या कर रहा है, तब आया था कि मेरे लड़के की, मेरी डिग्निटी, मेरी मर्यादा कम हो गई है। इस पॉइंट से जब किसी को भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब उसकी डिग्निटी वायलेट होती है, डिग्निटी, मर्यादा, वो इंसान चूर चूर हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल घुटनों के नीचे, तलवों के नीचे तक होता है। यह होता है इनइक्वालिटी, अनइक्वल। अगर तुम किसी को समझ रहे हो तो उसके ऊपर उसके माइंडसेट कैसा होगा। डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड, कि भाई मैं रह रहा हूं, मेरी वैल्यू करो। कास्ट, मैं किस कास्ट में पैदा हुआ हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे रिस्पेक्टफुल ट्रीट करो फॉर देयर ओन सेक एंड ट्रीट इट टू बी एथिकली। जैसे सब ट्रीट हो रहे हैं वैसे मुझको ट्रीट करो, रिस्पेक्टेड ट्रीट करो, वैल्यू ट्रीट करो। मुझको भी महसूस होना चाहिए हां अगर मैंने जन्म लिया है तो मेरा जन्म कोई वेस्ट नहीं है, वो वैल्यूएबल है। वो होता है डिग्निटी का मतलब। लेकिन अगर अनइक्वालिटी जहां पे शो हो रही है वहां पर क्या चीज स्टेक पे लगती है? डिग्निटी। ठीक है? क्या इक्वालिटी सच्ची में एग्जिस्ट करती है? क्या इक्वालिटी सच्ची में एग्जिस्ट करती है भारत देश में? इन रियलिटी अगर देखा जाए, इज अ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पीपल। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है। दलित इंडिया में और माइनॉरिटीज इंडिया में डिनाई होते हैं राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। क्या इक्वालिटी देखी जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं देखी जाती इक्वालिटी। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आता है संविधान में। वो ऑलरेडी हमारे जो विजनरीज थे, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था 1946 में, जब कैबिनेट मिशन आया था, थोड़ा सा एक ग्लिम्पिस दे रहा हूं लेकिन उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जब भारत इंडिपेंडेंस की तरफ जब बढ़ रहा था, 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था और भारत को आजादी मिल गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी स्टार्ट हुई। सारे जितने भी हमारे लीडर्स थे सब लोग एक टेबल पर आकर बैठे। हमारे वल्लभ भाई पटेल हो गए, हमारे बी.आर. अंबेडकर हो गए, बी.एन. राव हो गए, ठीक है, टी.टी. कृष्णमाचारी हो गए हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी हो गए। ये सब लोग एक असेंबली में बैठे, एक छत के नीचे बैठे और उन्होंने संविधान रचा। और उस संविधान में बोला गया था कि इनइक्वालिटी तो देखी गई थी, लेकिन आगे जो लोग आने वाले हैं वो हमारे लोग होंगे, वो भारतीय लोग होंगे, वो इंडियन लोग होंगे। उनके लिए इक्वालिटी का एक एस्पेक्ट तो हमें हमारे संविधान में डालना ही पड़ेगा, एक लॉ बुक में तो डालना ही डालना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल, एक लॉ है जो हमारे नेशन के लिए बना है, हमारे स्टेट के लिए बना है, सोशल ग्रुप्स के लिए बनाया गया है, जो डिटरमाइन करता है क्या पावर है, किसको क्या पावर दी गई है और किसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो। ठीक है, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, वो रिटन है, तभी उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, एम्बॉडिंग जिसमें रूल्स हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होंगे, ये सब चीजें हमारे संविधान में लिखी है। हर एक बॉडी की क्या पावर है, हर एक जो राष्ट्रपति है उसकी क्या पावर है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा, लॉ कैसे बनाए जाएंगे, जुडिशरी का क्या फंक्शन होने वाला है, स्टेट में जो राज्य सरकार है उसका क्या फंक्शन होने वाला है, पंचायत का क्या है, हर एक चीज इस किताब में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें ही जिसकी इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि अब इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान है हमारा देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर मौलिक अधिकार यानी हमारे अधिकार,
इनइक्वालिटी अगर होगी तो यानी हमारे अधिकार से छेड़छाड़ होगी, और वो इंसर्ट करा गया था फंडामेंटल राइट्स में, यानी मौलिक अधिकार में। अब क्या रहता है ना, जब भी कुछ एक पर्टिकुलर चीज, एक फंक्शन, एक ड्यूटी, कोई भी एक पावर लिखी रहती है, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे उसको ओथ देनी हो, हर एक का एक आर्टिकल बनाया हो, हर एक का आर्टिकल बनाया हो। तो जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में किस आर्टिकल में आते हैं, तो वो 12 से 35 के आर्टिकल में आते हैं। उससे पहले कौन से आते होंगे फिर सर? अच्छा सर, इसके बाद क्या आएंगे? धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, भाग क्यों रहे हो ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना, 2028 कल आने वाला है, ठीक है। तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स मेंशन करते हैं वो करते हैं मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे राइट्स जो हर एक सिटीजन को जो भारत में रह रहा है उसको दिए जाते हैं। कुछ कुछ राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। टेल्स अस दीज राइट्स आर इनवॉयलेबल। अरे सर बहुत भारी शब्द दे दिया, चलो सिंपल कर देता हूं, सेक्रेट। सर मतलब ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आपका अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई पार्लियामेंट माना लॉ बनाता है, ठीक है, लॉ बनाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो आपका मौलिक अधिकार आपसे छीन रहा हो। अगर मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पर जाकर आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई कानून बनाया भी है मौलिक अधिकार छीनने का, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? इनवैल्यूएबल ठहरा दिया जाएगा, यानी कि ये पर्टिकुलर जो लॉ है ये वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट, बिकॉज बोथ हैव द राइट्स to showcase the case, to take the case of fundamental rights if there is violation of fundamental rights. Supreme Court by Article 32 and High Court by Article 226 सब सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब इसमें सर इक्वालिटी का बता दो जल्दी से, कहां लिखा हुआ है? तो इक्वालिटी का जो लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में ये मेंशन करता है कानून के आगे सब बराबर हैं, कानून के आगे सब बराबर हैं, कानून के आगे मैं अभी भी बता रहा हूं सब बराबर हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, या कोई रिक्शा चलाने वाला कोई भी पर्टिकुलर इंसान, कानून के आगे सब बराबर है। लेकिन ये कहा गया है, मैंने जो दो अंडरलाइन करी है ना, ये जो दो अंडरलाइन करी है, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारे संविधान में जो भी चीजें डाली गई हैं, मैक्सिमम चीजें हमने दूसरे देश से ली है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, आलस नहीं कहते, स्मार्ट वर्क। बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देश से ली है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो हमने लिया है, ये लिया है हमने अमेरिका से, यानी यूएसए से लिया है हमने, ठीक है। ब्रिटेन से लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया है हमने अमेरिका से, और ये हमने हमारे संविधान में डाल दिया कि भैया ठीक है, ये हमारे संविधान में रहना चाहिए और हम इसको मानेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, यानी कानून के आगे सब बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबके राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। सर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, मान लो किसी इंसान ने कुछ चोरी कर लिया है, या फिर चलो कुछ अपने प्रोटेक्शन में या फिर किसी भी एक चीज में मर्डर कर दिया, लेकिन वो 18 से कम एज का बच्चा है, और जिस दूसरे इंसान ने मर्डर करा है, ठीक है ना, जिस दूसरे इंसान ने मर्डर करा है वो 30 साल का है। दोनों को सजा मिलेगी, लेकिन अलग अलग तरीके से सजा मिलेगी, क्योंकि एक इंसान जो है वो अनमेच्योर है, हो सकता है उसके मानसिक स्थिति सही ना हो, इसलिए उसको जुवेनाइल कोर्ट में उसको डाला जाता है, और फिर एक होती है ना जुवेनाइल जेल होती है, बच्चों के लिए जेल होती है, उसको उसमें डाला जाएगा, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और जिस इंसान ने 30 साल का है, उसने मर्डर करा, उसको अलग ट्रीट किया जाएगा। उसकी शायद से बच्चे की सजा थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन उसकी सजा जो हो सकती है दूसरे इंसान की, वो ज्यादा हो सकती है। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और एग्जाम्पल देता हूं, चलो, मैन विमेन अभी भी डिस्क्रिमिनेट होती हैं कि भाई लेडी है, भाई औरत है, नहीं यार हाउसवाइफ रहेंगी,
ठीक है ना, हाउस मेकर रहेंगे, होम मेकर रहेंगे। आदमी है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों पर, सीधे जाएंगे, पैसा कमाएंगे और घर लाएंगे, घर चलाएंगे, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेदारी इन पर है। मानते हैं अभी भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी सारे लोग हैं ये वाली चीज मानते हैं, लेकिन कानून कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनके बराबरी को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कैसे? उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेगा, उनके लिए दूसरी स्कीम्स लाएगा, देते हैं ना वो विमेंस को रिजर्वेशन, वो आती है हमारे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस में। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कि हर एक इंसान को जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से दिया जाएगा, उसकी एज क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार इसके साथ हम लोग जात की कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, ये हमने अमेरिका से लिया, ये हमने ब्रिटेन से लिया, और ये एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है, नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करता है। पॉजिटिव ही तो है ना, कि अगर बाई चांस कोई गरीब है उसने गाड़ी ठोक दी, और कहीं भाई अमीर है उसने भी गाड़ी ठोक दी है, और जुर्माना लगा है भाई 1 लाख, अमीर आदमी तो 1 लाख रुपए दे देगा, क्या गरीब आदमी 1 लाख रुपए दे पाएगा? नहीं दे पाएगा 1 लाख रुपए। इसलिए कोर्ट को भी ये वाली चीज पता है, इसलिए कोर्ट क्या करेगा, सिंपल जाएगा उसके पास और बोलेगा कि भैया ठीक है तुम 40,000 रुपए दे दो, और अमीर आदमी से बोलेगा तुम 1 लाख रुपए दे दो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वहीं पर ये अगले ही आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 15 में दे रखा है कि कोई भी इंसान किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये पॉइंट्स याद रखना, चाहे वो स्टेट हो, चाहे स्टेट कोई भी पॉलिसी बना रही हो, उसके पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी रेस, किसी भी सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ में जो इंसान रह रहा है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में कहीं भी डिस्क्रिमिनेट हुआ, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ। आर्टिकल 15 किस में आता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है यानी तो आपको कहां जाना है आपको पता है। ठीक है, चलो उसके बाद एक्सर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने देख लिया। स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट आपको नहीं कर सकती है, आपको पूरा अधिकार है। आप किसी भी दुकान में जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट में आप लोग जा सकते हैं, किसी भी होटल में जा सकते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट में आप जा सकते हैं, कहीं का भी आप कुआं यूज कर सकते हैं, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन एंड होली पार्शियली बाय द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पर्पस। यानी अगर सरकार ने कोई रोड बनाई और सरकार ने कोई कुआं बना दिया, सरकार ने कोई हाईवे बनाया, कुछ भी स्कूल बनाए हैं, कुछ भी चीज सरकार द्वारा बनाई गई है, जो फंड हुई है सरकार द्वारा टोटली, वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। यहां पर लाई गई थी इक्वालिटी, यहां शोकेस होती है इक्वालिटी, और ये जो हमारे संविधान में डाला था, ये डाला था हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे विजनरीज, हमारे लीडर्स ने, क्योंकि उनको पता था इनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी होगी तो यानी उनकी गरिमा मर्यादा पे क्वेश्चन उठेगा, और उसी को हमको प्रोटेक्ट करना, और आर्टिकल 14 और 15 के तहत वो प्रोटेक्ट दिख रहा है होता हुआ। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैज टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप्स। फॉर्मेशन ऑफ लॉस, काफी सारे लॉस बनाए गए हैं, स्कीम्स लाती है हमारी सरकार, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये एक तरीके से शोकेस हो कि देखो हम लोग बराबर चाह रहे हैं, हम लोग विमेंस नीचे, हम लोग उसको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रखी है हमने, जिससे कि वो जनरल की जो कैटेगरी है उसके बराबर आ जाए, उन लोगों के बराबर आ जाए। ठीक है, उन लोगों के बराबर आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ लॉस, कानून बनाए जाते हैं, कानून के थ्रू मतलब कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। स्कीम्स बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट लॉन्च करती है वेरियस प्रोग्राम्स डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए, स्कीम्स करती हैं जिससे कि बाकी जो सेक्शन है, जो नीचे वर्गीय जो सेक्शन है, नीचे जो लोग रह रहे हैं, नीचे के जो कास्ट हैं, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, जिससे कि जो वो ट्रीट अनइक्वली हो रहे थे वो अब इक्वली स्टार्ट हो जाए ट्रीट होना। मिड डे मील बेस्ट एग्जांपल, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मिड डे मील स्कीम सरकार प्रोग्राम सरकार ने चलाया था, ये 1995 में ये लॉन्च हुआ था हमारा मिड डे मील स्कीम, कि बच्चे अगर ये सोच कर आ रहा है कि मुझे घर जाके खाना बनाना है,
या फिर अगर मैं लंच में, सर साहब मुझे भूख लग रही है, लंच में वो घर जा रहा है खाना खाने के लिए, वो वापस स्कूल लौट के नहीं आ रहा है, जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल थिंग्स। न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसका माइंडसेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये किस में देखी जाती हैं? अमीर में तो नहीं देखी जाएगी, गरीब में देखी जाएगी। और इसलिए प्रोग्राम चलाया था मिड डे मील स्कीम। और ये मिड डे मील स्कीम का मैं आपको बताऊंगा कैसे इक्वालिटी की तरफ हल्का सा लीन करता है, कैसे ये जो सरकार ने सोचा था कि हमको एक इक्वालिटी का एक एग्जांपल सेट करना है, दिस इज द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स दैट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम जो है ये फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर 8th क्लास के बच्चे तक रहता है, 8th क्लास के बच्चे तक रहता है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस करा था हमारे गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल, जो मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास से तक का। पहली बार जो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जो पहला स्टेट था वो था तमिलनाडु स्टेट। ये सारी फैक्चुअल चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द मिड डे स्कीम। बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये अपने स्टेट में लागू करें, लॉन्च करें। ठीक है, इंप्लीमेंट करें हर स्कूल में, हर स्कूल में इंप्लीमेंट करें। अब इंप्लीमेंट क्यों करें, इंप्लीमेंट क्यों करें भाई? पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं आप लोग। मोर पुअर चिल्ड्रन बिगन एनरोलिंग, भाई ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो हैं वो वापस से स्कूल आना स्टार्ट हो गए थे। स्कूल आना स्टार्ट होंगे, एजुकेट होंगे तो बाद में वो कॉम्पिटेटिव या फिर जॉब्स वगैरह ले सकते हैं और उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज। कास्ट प्रिजुडाइज, कास्ट प्रिजुडाइज कैसे? प्रिजुडाइज का मीनिंग और स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक क्लास का लिंकेज आपको आएगा। कहीं ना कहीं आग आपको लगेगा स्टार्टिंग में, अरे सर क्या कर रहे हो सर, ये तो बहुत बेसिक है। वही बेसिक ना प्रिजुडाइज, जहां बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि अरे प्रिजुडाइज क्या, गूगल भी करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं जब ये लेक्चर देखेंगे, और मैं बता चुका हूं। सॉरी, आप बोलोगे कि सर इतनी लंबी छींक, चलो हम होकर आते हैं अभी, आप पहले छींक लो। ठीक है, रिड्यूस कास्ट प्रिजुडाइज बिकॉज बोथ, जहां पर लोअर कास्ट और अपर कास्ट जो होंगे वो एक छत के नीचे बैठेंगे, उसी स्कूल में बैठेंगे और बगल बगल में बैठ के वहीं खाना खाएंगे। हो रहा है ना कास्ट प्रिजुडाइज? लोअर कास्ट अपर कास्ट चिल्ड्रन शुड ईट दिस मील टुगेदर। वहीं तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे, ये जो प्रोग्राम है ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड एंड न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हु आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्दी न्यूट्रिशन। जिस परिवार के पास पैसे नहीं थे, प्रॉपर वो खाना नहीं ला सकता, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड अपने बच्चों को नहीं दे सकता है, तो उस स्कीम द्वारा उन बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही छत के नीचे बैठे, चाहे अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, एक ही छत के नीचे बैठे। जहां पे बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा था, वहां इस स्कीम की वजह से मिल पा रहा है। और जहां पर गरीब लोग स्कूल इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास खाने का तो पता नहीं था, तो वो भी प्रोवाइड हो रहा है। खाने के चाहे आएंगे तो सही ना स्कूल। ये थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका, यहां पर भी इनइक्वालिटी देखी गई थी। एग्जाम्पल भी देख लो, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, क्योंकि वहां पे चल रहा था अफ्रीकन अमेरिकन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये यूएस में है, ये यूएस में जो लोग अफ्रीका से गए थे यूएस की तरफ, जो माइग्रेट हुए थे यूएस की तरफ, अब आपको पता होगा अफ्रीकन से यानी ब्लैक पीपल्स हैं। यूएस में जो लोग रह रहे हैं वो व्हाइट रह रहे हैं, है कि नहीं? वो व्हाइट रह रहे हैं, तो वहीं पर ही इनइक्वालिटी शोकेस हो रही थी कि गरीब जो व्हाइट पीपल्स हैं उनको अलग ट्रीट किया जाता और जो ब्लैक पीपल उनको अलग ट्रीट किया जाता था, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था। चाहे बस से ट्रेवल कर रहे हैं, सीट अलग अलग, ब्लैक की अलग व्हाइट की अलग। दे आइदर हैज द सीट इन द बैक ऑफ द बस, पीछे रहना पड़ेगा, मतलब पीछे सीट पे आपको बैठना पड़ेगा, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर अ व्हाइट पर्सन विश टू सीट। अगर व्हाइट पर्सन अपनी सीट पे बैठना चाह रहे हैं, सीट पे बैठना चाह रहा हूं, वहां पे ब्लैक पर्सन बैठा है, तो वहां से उसको उठा दिया जाएगा। सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका कब स्टार्ट हुआ था? ये 1950 में स्टार्ट हुआ था, और बाद में ये कब एंड हुआ था? तो ये एंड हुआ था 1 दिसंबर 1955 में, नहीं 1964 में। ठीक है, let me erase it first and then
यस, ठीक है। ऑन December 1st 1955 रोजा पार्क्स 42-year-old African American woman boarded the bus to go home from work. On that day, Rosa Parks initiated a new era in the American quest for freedom and equality. मांग स्टार्ट हो गई थी, हमको भी चाहिए, हमें भी इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि अनइक्वालिटी लीड्स टू वायलेशन ऑफ डिग्निटी। फिर सिविल राइट्स एक्ट आया था 1964 पर, जहां पर अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था। किन किन लोगों को, किस बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर, कि आप अफ्रीका से हो, आप यूएसए से हो, आप कनाडा से हो, आप इंडिया से हो, किसी भी उससे नेशनल से हो, आप मैन हो, आप विमेन हो, आप ब्लैक हो या फिर आप व्हाइट हो, कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता था। कौन से एक्ट के थ्रू? सिविल राइट्स एक्ट 1964। और ये किस लिए आया था? अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट, उस टाइम पर ये सिविल राइट मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, जितने भी सारे इक्वालिटी के थे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ मैं आपको धीरे धीरे एंटर कर रहा हूं। हर एक टॉपिक जो है, इक्वालिटी हो गया, जुडिशियरी हो गया, वो धीरे धीरे 7th क्लास में आएगा। हर एक चीज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अब धीरे धीरे घुसाता चलूंगा। अब जो भी चीज पढ़ी है, एक बारी के लिए हम लोग क्वेश्चन भी अब देख लेते हैं। The concept of equality before law, the concept of equality before law of British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from American Constitution. ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, unlike the concept of equality before law, the equal protection of law advocates absence of special privileges in favor of any person. अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो ना, अब आपको लग रहा होगा अरे सर आप तो लाइन मार्क कर रहे हो। मैं लाइन मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस चीज से एक चीज बता रहा हूं। जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आए ना, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आए, तो क्वेश्चन पेपर को कोशिश करना कि उसमें अंडरलाइन करो। जब भी आप रीड कर रहे हो ना, मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जिससे कि दिमाग उन्हीं वर्ड्स को बार बार दिमाग में जो साइंस है वो भेजता रहे और दिमाग उसको ग्रैस्प करता रहे उन्हीं कीवर्ड्स को। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा लाइन फिर से पढ़ते रहे, पूरी स्टेटमेंट फिर से लाइन पढ़ते रहे, आपको बस कीवर्ड पढ़ा, अच्छा हाँ ये दे रखा था, ये दे रखा था, नॉट दे रखा था, अच्छा ये पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, उसको कीवर्ड्स करो। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑफ एनी पर्सन। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल, थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे संविधान ने रिजेक्ट कर दिया। इस स्टेटमेंट का ये कहना है। पहली स्टेटमेंट का ये कहना है इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिश ओरिजिन मतलब ब्रिटेन से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करते इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। अब ठीक है, रेड बुक। अब सिर्फ क्या एक ही स्टेटमेंट सही है पहली, या दो स्टेटमेंट सही है, या सारी स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर है कि ए, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, और वो भी पहली वाली, जहां पर हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया वो हमने अमेरिका से लिया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने लिया है वो ब्रिटिश से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने लिया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन जो चलेगा वो कौन सुप्रीम होगा? तो लॉ सुप्रीम है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया है? एवी डाइसी ने दिया है, जो थे ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 जो थी हमारी, स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है हमारी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया था, और एब्सेंस ऑफ, इट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस दैट फेवर एन इंडिविजुअल, किसी को भी फेवर नहीं करती है, ये किसी को फेवर नहीं करती, क्योंकि कानून के आगे सब बराबर है। तो कोई अमीर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, वो एक इंसान है। कोई कानून का उल्लंघन हुआ यानी वॉयलेट हुआ है तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। लेकिन कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड कर रही है ना, कि भाई मैं तो छोटी एज का था तो मेरे लिए एक अलग, मैं तो वुमेन हूं मेरे लिए अलग रिजर्वेशन आप प्रोवाइड करो, मैं इस कास्ट का हूं तो मेरे लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सिंपली मींस दैट देयर इज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सिमिलर
सर्कमस्टांसेस जहां पर दोनों की बात हो रही थी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज वो सिर्फ किस में है, वो है हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ में। ठीक है, समझ गए। अब स्टेटमेंट 3 हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट 3 जहां ये बोल रहा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे भारत संविधान से हटा दिया गया था, नहीं, वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट करा था इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 1 में मेंशन है, आर्टिकल 14 में ये मेंशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है और आप समझना, मतलब कि कुछ भी एक चीज आ रही है, सर मुझे इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना और फिर उसके बाद मैं आपको वहीं पर ही रिप्लाई कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इक्वालिटी, जो क्लास 7 का पहला चैप्टर है वो हमारा आज खत्म हो गया है। मिलेंगे कल सेम एनर्जी के साथ। और कोई भी चीज, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको लेक्चर नहीं पसंद आ रहा है, कुछ भी पर्टिकुलर चीज है, आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है उससे। सेशन को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों का शेयर करना, जिससे कि उनकी भी नींव स्ट्रांग हो जाए। यूपीएससी दोनों क्रैक करें यार, दोनों दोस्त क्रैक करें, एक पर्टिकुलर पावर में रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।